तीसरा साल था जब बारिश ने चंपापुर का रुख नहीं किया। खेत सूख चुके थे, कुएं गहरे उतर चुके थे और सोमनाथ जैसे किसानों के पास बस उम्मीद बची थी। आज भी खाली हाथ लौटे हो जी? मनोहर साहूकार का कर्ज अगले हफ्ते चुकाना है। अगर नहीं चुकाया तो। जानता हूं कौशल्या, लेकिन खेत में अब कुछ बचा ही नहीं। बताओ क्या बेचूं और क्या दूं? कोने में बैठी उनकी बेटी गौरी चुपचाप सब सुन रही थी। गांव की बाकी लड़कियों से अलग गौरी को पढ़ना लिखना आता था। महीनों पहले एक भटकते गुरुजी ने उसे अक्षर सिखाए थे और तब से वो हर कागज को गौर से पढ़ने की आदी हो गई थी। पिताजी, साहूकार से कोई भी कागज ले या उस पर दस्तखत करे, उससे पहले मुझे एक बार जरूर दिखा दीजिए। तू और तेरी किताबें गौरी, कागज पढ़ने से पेट नहीं भरता। साहूकार जी, कुछ दिन और मोहलत दे दीजिए। इस बार बारिश ने साथ नहीं दिया, पूरी फसल सूख गई। अरे सोमनाथ, तुम तो जानते हो मेरा दिल कितना नरम है। एक काम करो, अपनी गाभिन गाय और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है वो मुझे बेच दो। जिस हालत में है उसी हालत में। बदले में मैं तुम्हारा आधा कर्ज माफ कर दूंगा। साहूकार जी की बात मान लो सोमनाथ भाई, मैं गवाह हूं। ये सौदा तुम्हारे भले के लिए ही है। सोमनाथ ने उन 4 शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस हालत में है उसी हालत में। उसे क्या पता था, यही 4 शब्द उसकी पूरी दुनिया बदल देंगे। जिस हालत में है उसी हालत में, ये कैसी बात हुई? इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है। गौरी घबराकर पिता की ओर दौड़ी, लेकिन तब तक सोमनाथ कागज पर अपना अंगूठा लगा चुके थे। पिताजी, एक बार रुकिए, ये वाक्य। अभी नहीं बेटा, चलो घर चलते। गौरी की बात अधूरी ही रह गई, लेकिन उसके मन में वो एक वाक्य गहरे उतर चुका था। जिस हालत में है उसी हालत में। रुको, बछड़ा कैसे ले जा रहे हो? हमने तो सिर्फ गाय बेची थी। सौदा याद है ना? जो जिस हालत में था उसी हालत में। गाय गाभिन थी तो बछड़ा भी मालिक का हुआ। गौरी जिस बात से डर रही थी वही हुआ। उन 4 शब्दों का असली मतलब अब सबके सामने था। देखते ही देखते परिवार की आखिरी आस भी उनसे छीन ली गई। सुना तुमने? साहूकार सोमनाथ की गाय और बछड़ा भी ले गया। बेचारा अब खाएगा क्या? किसी को क्या, अपनी अपनी किस्मत, हमें क्या लेना देना। बातें करने वाले बहुत थे, लेकिन साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। गांव में हमदर्दी तो सबके पास थी, मगर मदद करने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। माँ, भूख लगी है। बस थोड़ा सब्र कर बेटा, कुछ करती हूँ। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। सोमनाथ चुपचाप खिड़की के पास बैठा आसमान को देख रहा था। उस रात जब सब सो गए थे, गौरी ने चुपके से सौदे के कागज की एक नकल पुराने चूल्हे की राख के पीछे छिपा दी थी। आज उसने उसे फिर निकाला और पहली बार ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जो भी वस्तु जिस हालत में होगी उसी हालत में ली दी जाएगी। यही चाल थी साहूकार की। लेकिन नियम तो सब पर बराबर लागू होता है, यहाँ तक कि खुद साहूकार पर भी। सरपंच जी, न्याय कीजिए। हमने तो सिर्फ गाय बेची थी, बछड़ा हमारा था, उसे भी जबरदस्ती ले गए। सोमनाथ, कागज पर तुम्हारा अंगूठा लगा है, उसमें जो लिखा है वही माना जाएगा। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सोमनाथ को ये नहीं पता था कि कुछ ही दिन पहले मनोहर साहूकार की भेंट सरपंच के घर पहुंच चुकी थी।
अब न्याय की उम्मीद भी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी। बस साहूकार जी का शुक्रिया अदा करने का यही तरीका था। गवाही की भी अपनी कीमत होती है। जिस चतुर्भुज को सोमनाथ ने भरोसे का साथी समझा था, वो बहुत पहले ही अपनी गवाही बेच चुका था, पर ये राज अभी तक अंधेरे में ही दबा था। सोमनाथ, अगर तुमने कागज ध्यान से पढ़ा होता तो पता चलता उसमें साफ लिखा है, और जो कुछ भी उस दिन मौजूद हो। तुम्हारी ये झोपड़ी भी उसी दिन जमीन पर थी, अब ये भी मेरी हुई। साहूकार जी, इतना भी मत कीजिए, हमारे सिर से छत भी छीन लेंगे। मैं कुछ नहीं छीन रहा सोमनाथ, जो लिखा है बस वही ले रहा हूं। साहूकार को लगता था कि वो कागज सिर्फ उसके हक में लिखा गया है, मगर वही कागज जल्द उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। काका जी, अगर यही वाक्य किसी और सौदे में लिखा जाए तो क्या हर बार इसका मतलब वही रहेगा, चाहे सामान कुछ भी हो? हाँ बेटी, कानून में लिखे शब्द दोनों पक्षों पर बराबर लागू होते हैं। जो बात दूसरे पर लागू होती है वही लिखने वाले पर भी लागू होती है। गौरी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटी। अब उसकी योजना सिर्फ एक ख्याल नहीं रही थी, वो उसका हथियार बन चुकी थी। अब लगता है सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाना ही ठीक रहेगा गौरी, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। पिताजी, एक आखिरी मौका दीजिए मुझे, बस एक हफ्ता। मुझ पर भरोसा कीजिए, जैसे आपने हमेशा किया है। सोमनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर गौरी का हाथ थाम लिया। उस एक स्पर्श में ही उसकी हामी भी थी और अपनी बेटी पर अटूट भरोसा भी। अरे सोमनाथ की बेटी गौरी, आज इधर कैसे आना हुआ? साहूकार जी, सुना है आपके पास गांव का सबसे बढ़िया घोड़ा है। वही घोड़ा और अनाज की एक पूरी बोरी खरीदनी है, जो जिस हालत में है उसी हालत में। जो दाम होगा आज ही दे दूंगी। वाह, ऐसा ग्राहक रोज रोज नहीं मिलता। चलो कागज तैयार करते हैं, वही शर्त लिख देते हैं, सौदा पक्का। मनोहर ने बिना सोचे समझे वही शब्द फिर से कागज पर लिख दिए। उसे नहीं पता था कि वो अपने ही जाल में कदम रख रहा था। दस्तखत करने से पहले मनोहर ने अपनी मुहर वाली अंगूठी उतारकर पल भर के लिए सिक्कों की थाली पर रख दी। यही अंगूठी उसके हर सौदे की पहचान थी। इसकी मुहर के बिना गांव में उसका कोई भी कागज मान्य नहीं माना जाता था। बस मुझे इसी पल का इंतजार था। गौरी की जिद थी कि ये बात पूरे गांव के सामने सुनी जाए। बोलो गौरी, क्या कहना चाहती हो? कल मैंने साहूकार जी से एक घोड़ा और अनाज की बोरी खरीदी, जो जिस हालत में है उसी हालत में। यही वाक्य साहूकार जी ने मेरे पिता के सौदे में लिखा था, और उसी वाक्य के दम पर हमारी गाभिन गाय के साथ उसका बछड़ा भी छीन लिया गया। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई, लेकिन मनोहर का चेहरा अब भी आत्मविश्वास से भरा था। उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या आने वाला है। जब मैंने सिक्कों की थाली साहूकार जी को दी, उस वक्त उनकी मुहर वाली अंगूठी भी उसी थाली पर रखी थी। आपके ही नियम के मुताबिक उस पल जो भी उस थाली पर मौजूद था, वो सौदे का हिस्सा माना जाएगा। अगर यही नियम हमारी गाभिन गाय के साथ उसके बछड़े पर लागू हो सकता है, तो आपकी अंगूठी पर क्यों नहीं? इसलिए वो अंगूठी अब मेरी है। ये कैसी बात कर रही हो? अंगूठी सौदे का हिस्सा कैसे हो सकती है? यही सवाल मेरी माँ ने भी पूछा था, जब आपके आदमी हमारी गाय के साथ उसका नवजात बछड़ा ले जा रहे थे। तब आपने कहा था, कागज झूठ नहीं बोलता। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ चुका था, साहूकार अपने ही जाल में फंस गया था। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस गवाह था। तो फिर तुम्हारे आंगन में साहूकार की मुहर वाली अनाज की बोरी कैसे पहुंची चतुर्भुज?
सच बोलो, वरना पंचायत के सामने झूठी गवाही का दंड भुगतना पड़ेगा। चतुर्भुज का सिर झुक गया। जो राज अब तक अंधेरे में दबा था, आज पूरे गांव के सामने आ गया। मनोहर साहूकार, तुम्हारे अपने ही लिखे नियम के अनुसार अंगूठी गौरी की हुई, पर मैं जानता हूं तुम्हें अपनी मुहर की उतनी ही जरूरत है जितनी सोमनाथ को अपनी गाय और छत की थी। इसलिए फैसला यह है कि अंगूठी वापस मिलेगी, पर बदले में तुम सोमनाथ की गाय, बछड़ा और झोपड़ी पर उसका हक तुरंत लौटाओगे। साथ ही जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करोगे। मंजूर है सरपंच जी, मंजूर है। पहली बार गांव वालों ने साहूकार की आंखों में डर देखा और पहली बार सोमनाथ की आंखों में चमक। उस दिन के बाद चंपापुर में सब कुछ बदल गया। सोमनाथ का घर लौटा, उसकी गाय लौटी और सबसे बड़ी बात, गांव में हर माँ बाप ने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब सबने देख लिया था कि एक पढ़ी लिखी बेटी सबसे बड़ी दौलत से भी बड़ी ढाल बन सकती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चालाकी कुछ समय के लिए जीत सकती है, लेकिन समझदारी और सच आखिरकार अपना रास्ता बना ही लेते हैं। इसलिए शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं देती, सही और गलत की पहचान करने की ताकत भी देती है। आपको क्या लगता है, क्या साहूकार को इतनी आसानी से माफ कर देना चाहिए था या उसे और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।